अपनी कटी हुई हथेली को देखते हुए राज ने पांडे जी से कहा, जानते हैं पांडे जी, गरीबी के साथ जब दरिद्रता आती है तब जीवन नर्क लगता है। पांडे जी, जब गांव में हम सब भाई साथ साथ थे तब कुल 1 बीघा जमीन की फसल से सबका परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया। जब घर की जरूरतें पूरी ना हो तो घर में आए दिन कलह, तनाव और अशांति रहती है। लेकिन हम भाइयों में बहुत प्रेम था। बात बात में औरतों के बीच बहस होने लगती। तब मैंने ठान लिया कि अब यहाँ नहीं रहना है और अपने भाइयों की भलाई के लिए मैंने गांव छोड़ दिया। मैं अपना परिवार लेकर शहर आ गया। मुझे चाचा जी ने बुलवाया था। उनकी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर से पहचान थी। उन्होंने मुझे वहाँ लगवा दिया। चाचा जी की इस शहर में छोटी सी डेयरी थी। दूध दही बेचकर वे अपनी जीविका चला रहे थे। मुझे प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई और मुझे थोड़ी तनख्वाह मिलने लगी। लेकिन इस तनख्वाह से घर का किराया, राशन पानी का जुगाड़ बेहद मुश्किल था। पर मैं उस दरिद्रता के दंश से मुक्त था जो गांव के घर में था। खींच तान कर गृहस्थी चल रही थी। फिर ख्याल आया कि ऑफिस के बाद कुछ और करना चाहिए। चाचा जी से सलाह ली। उन्होंने कहा, देखो बेटे, यदि ऑफिस के काम के बाद तुम्हें समय मिले तो तुम गाय का चारा बेच सकते हो। तुम चारा काट लो और उसे बोरी में भर कर बेच दो तो 2 पैसे और मिल जाए। मुझे चाचा जी की सलाह जच गई। हमने एक किराए का मकान ले लिया और घास चारा काटने की मशीन बैंक से स्वीकृत करा ली। शहर की जितनी भी डेयरी थी मैं सबसे मिल आया। मेरा ये काम चल पड़ा। ऑफिस से लौटते ही मैं चारे की कटाई कर उसे भिजवा देता। लेकिन इससे काम का बोझ दुगना हो गया। दिन भर कंपनी में लिखा पड़ी और फिर शाम से देर रात तक चारे की कटाई। मैंने थकान और नींद की अनदेखी कर दी। और एक दिन शाम का समय था। मैं मशीन में लगा था। बारिश की वजह से घास गीली थी और मैं उसे मशीन में ठूंसे जा रहा था। मशीन जाम हो गई। मैं थोड़ा लापरवाह हो गया। चालू मशीन में मैंने हाथ डाला और गीली घास बाहर निकालने की कोशिश की और अचानक मशीन तेजी से चलने लगी। मेरा पंजा मशीन की तेज ब्लेड में चला गया। एक जोरदार चीख निकली। खून की धार फूट पड़ी और फिर मुझे याद नहीं। जब मुझे होश आया तब लगा कि दाहिने हाथ में बहुत दर्द है। मेरे सामने मेरी पत्नी कांता रोती बिलखती खड़ी थी और हमसे कह रही थी, दाऊ जी, आपका दाहिना पंजा नहीं रहा। मुझे काटो तो खून नहीं। मैं जिस हाथ से लिखता था, जिससे मेरा जीवन चलता था, आज वही गायब हो गया। अब मैं क्या करूँगा? मैं गहरी निराशा में डूब गया क्योंकि कंपनी भी अब नौकरी में नहीं रखेगी। लिखा पढ़ी मैं कर नहीं सकता। मशीन कौन चलाएगा? मैं मोपेड से ऑफिस जाता था, अब मोपेड भी कैसे चलाऊंगा? इस हाथ के कटने से सारी आवक बंद। मेरी हथेली मेरे हाथ से जुदा हो गई थी और उसके साथ साथ मेरी किस्मत की रेखाएं भी चली गई थी। कुछ दिनों में अस्पताल के बाद मैं घर आ गया, अपाहिज बनकर। पत्नी ने थोड़ा बहुत काम संभाल लिया पर हम फिर से मोहताज हो गए। फिर एक दिन चाचा जी आए। वे कंपनी से मिलकर आए थे। उन्होंने मुझे धीरज बंधाया और कहा कि बेटे, दाहिने हाथ से अगर काम नहीं कर रहे तो क्या हुआ? तुम बाएं हाथ से शुरू करो, उससे लिखने का अभ्यास करो और फिर से काम कर सकते हो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। उनके इतना कहते ही मेरे दिमाग में बिजली कौंधी। मैंने अपने बेटे की स्लेट और पेंसिल मंगाई और उसमें क ख ग घ बाएं हाथ से लिखना शुरू कर दिया। अब मैं और मेरा बेटा दोनों प्राथमिक कक्षा के छात्र थे। मेरी गति बढ़ती गई। मैं रोज घंटों बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करता। फिर मैकेनिक से मिलकर मैंने अपनी मोपेड का ब्रेक और एक्सीलेटर सब बाएं हाथ में करवा लिया और उसे भी चलाने का अभ्यास करने लगा। मेहनत रंग लाई।
और मैं फिर से काम पर लग गया। एक दिन जब मैं मशीन के करीब गया तो लगा कि वो मुझसे माफ़ी मांग रही है, पर वो बेजान तो हमारे हाथों की गुलाम है, उसकी क्या गलती। चूक तो मुझसे हुई थी और इस चूक से मेरी हथेली खत्म हो गई थी। 10 साल बाद पांडे जी से हमारी मुलाकात हुई। तब उन्होंने बताया कि राज भैया आज भी अपनी मोपेड से काम पर जाते हैं। चारे की कटाई और बिक्री का काम भी बढ़ गया है। अब उन्होंने अपना खुद का मकान और दुकान कर लिया है। बच्चे बड़े हो गए हैं, वे भी थोड़ा बहुत काम संभालने लगे हैं। अब राज भैया अपनी कॉलोनी में ठुठुआ महाराज के नाम से जाने जाते हैं। हमने कहा, जिंदगी का संघर्ष ही तो फिल्म है, बुरे हालात से हार नहीं मानना, लगातार बढ़ते जाना और उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना। हौसले की उड़ान की कहानी है राज भैया की।